आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। हमें इस वीडियो में देखना है कि कैसे एक नर्व इम्पल्स इनिशिएट होता है, इनिशिएशन होती कैसे है, और आपकी जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे अपने चार्ज को चेंज कैसे करती है, और एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, और वो एक्सोन के स्टार्टिंग से लेके एक्सोन के टर्मिनल एंड तक पहुंच कैसे जाती है। और हमें यही पूरा मैकेनिज्म एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो हम स्टार्ट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक्सोप्लाज्म की हम बात करें तो वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि अभी कोई स्टिमुलस नहीं आया। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब हमारी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहता है। और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको -70 मिलीवोल्ट पे मेंटेन करके रखे हुए हैं, उन फैक्टर्स को हम एक एक करके समझेंगे। नॉर्मल कंडीशन में हमें पता लग गया कि -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहेगा। हमारे एक्सोन पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लीक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। लीक चैनल्स दो तरह के होंगे, सोडियम आयन लीक चैनल, पोटेशियम आयन लीक चैनल। इसके अलावा वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वो भी सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। एक थर्ड टाइप का चैनल प्रेजेंट है जिसको हम सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप बोलते हैं। ये मेनली आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। मतलब जो भी ग्रेडियंट है हमारा, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, इसको मेंटेन करके रखेगा। और हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, मतलब एक्सोप्लाज्म जो है हमारा न्यूरॉन का, वहां पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब देखते हैं हम ये -70 मिलीवोल्ट कैसे मेंटेन रहता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लीकी चैनल्स हमने पढ़े वो हमेशा ओपन रहते हैं और पैसिवली काम करते हैं। मतलब इनको काम करने के लिए कोई भी एटीपी की और एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये अक्रॉस द ग्रेडियंट काम करते हैं। अक्रॉस द ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम पोलराइज्ड स्टेट भी बोलते हैं। अभी कोई स्टिमुलस नहीं आएगा और ये -70 मिलीवोल्ट पे पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहेगा। ये मेंटेन किस वजह से रहता है? चार फैक्टर्स हैं इसको मेंटेन रखने के। एक एक फैक्टर्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो एक एक फैक्टर्स करके समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अंदर नेगेटिव चार्ज का मेंटेन होना। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उस एक्सोप्लाज्म के अंदर, मतलब न्यूरॉन के इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। सेकंड फैक्टर है सोडियम आयन लीक चैनल्स। जो सोडियम आयन लीक चैनल्स हैं वो उसकी वजह से बाहर से जो सोडियम आयन है वो एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव करने लगता है। इसके साथ साथ हमारे पास पोटेशियम आयन लीक चैनल्स भी होते हैं। पोटेशियम आयन लीक चैनल्स की वजह से जो अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वो बाहर की तरफ मूव करने लगता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो ये अक्रॉस द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो पोटेशियम आयन जो है मूव कर रहे हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मूव करेंगे एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ फैक्टर भी प्रेजेंट है, जिस जो कि सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप है। इसकी वजह से भी जो हमारा ये ग्रेडियंट है, पॉजिटिव का बाहर होना, नेगेटिव का अंदर होना और -70 मिलीवोल्ट का मेंटेन रहना, वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से भी है। इसमें क्या होता है, 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे और 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। इन चार फैक्टर्स की वजह से
-70 मिलीवोल्ट, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहती है। अब हम इसको रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने 4 फैक्टर पढ़े। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का होना एक्सोप्लाज्म में, सोडियम आयन लीकी चैनल का होना, सोडियम आयन लेस लीकी होते हैं इसीलिए कम सोडियम आयन जो है वो मूव करते हैं। पोटेशियम आयन लीक चैनल जो हैं वो ज़्यादा लीकी होते हैं तो ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर भेज सकते हैं। और चौथा फैक्टर था सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। अब हमें 4 चीजें याद रखनी है कि पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, डीपोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन के बाद दोबारा पोलराइजेशन हो जाती है। इसको हम एक एक करके समझेंगे। लीकी चैनल हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास आते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, जो 2 तरह के थे। वोल्टेज गेटेड चैनल विल ओपन जब स्टिमुलस आएगा, वो तभी ओपन होंगे जब स्टिमुलस आएगा। अब देखो ये हमारे पास न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया तो -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहेगा, जिसको हम पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। होगा क्या, एक इम्पल्स को जनरेट करने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए बाहर से। वो स्टिमुलस कुछ एक थ्रेशहोल्ड होना चाहिए। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस होना चाहिए ताकि हम जनरेट कर सकें किसी एक्शन पोटेंशियल को। इसको हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे न्यूरॉन पे एक चैनल लगे होते हैं, जो चैनल एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और वो रिसेप्टर लाइगेंड का वेट कर रहा है, मतलब किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। बाहर से कोई रिस्पॉन्स आएगा, मतलब स्टिमुलस आएगा। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया वो उस लाइगेंड चैनल, जिसका नाम है सोडियम आयन लाइगेंड चैनल, उसके साथ जाके बाइंड कर देगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और वहां से सोडियम आयन की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। जैसे ही सोडियम आयन की एंट्री होगी, सोडियम आयन की एंट्री की वजह से जो -70 मिलीवोल्ट था पहले नॉर्मल कंडीशन में स्टिमुलस के आने से पहले, अब वो क्या होगा, -70 से -55 मिलीवोल्ट हो जाएगा, जिसको हम थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब अगर ये -55 की जगह -50 भी होता तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट नहीं होती, क्योंकि -50 एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है। -55 मतलब -55 का होना बहुत जरूरी है एक इम्पल्स को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही -55 मिलीवोल्ट यहाँ पे जनरेट होगा -70 से, तो क्या होगा, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, आफ्टर थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। मतलब सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से जो पहले न्यूरॉन के अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स। अब अंदर की तरफ प्लस चार्ज बढ़ चुका है और बाहर की तरफ माइनस चार्ज। अब पहले -55 था, अब वो -55 से +35 हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन थ्रू सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अब इसके बाद क्या, जैसे ही सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे और वो स्टेट डीपोलराइज हो जाएगी तो क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन होगी और पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। दोबारा वही कंडीशन आ जाएगी -70 मिलीवोल्ट वाली। लेकिन एक चीज होती है यहाँ पे कि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्लोज जो है वो लेट क्लोज होते हैं, जल्दी क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होगा, -70 आने के बाद भी वो रुकेगा नहीं। पोटेशियम आयन बाहर मूव करते ही जाएंगे और वो जब तक करेंगे तब जब तक -90 मिलीवोल्ट जो है वहां का पोटेंशियल ना हो जाए।
मतलब रिपोलराइजेशन के बाद दोबारा पोलराइजेशन नहीं होगी, बल्कि रिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन होगी। इसका रीजन है कि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं क्लोज होने के लिए एज कंपेयर टू सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। इसको एक समरी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जहाँ पे दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहते हैं और -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहता है। उसके बाद होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज। रिपोलराइजेशन होती है उसके बाद जिसमें क्या होता है, सोडियम आयन क्लोज हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। और हाइपर पोलराइजेशन में पोटेशियम आयन लंबे समय तक ओपन ही रहते हैं जब तक -90 मिलीवोल्ट ना हो जाए और सोडियम आयन स्टिल क्लोज। अब हम देखते हैं कैसे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे और वो भी एनिमेशन के थ्रू, कि कैसे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है एक एंड से एक्सोन के लास्ट एंड तक। कैसे नर्व इम्पल्स एक एंड से एक्सोन के लास्ट टर्मिनल एंड तक पहुंचती है वो देखते हैं। हमें पता है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है वो स्टिमुलस लाइगेंड चैनल पे बाइंड कर जाता है। उस स्टिमुलस के बाइंड करने से पहले अभी जो हमारे पास सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो क्लोज थे, जिसकी वजह से कोई भी सोडियम आयन अंदर नहीं मूव कर रहा था। जैसे ही स्टिमुलस आके अटैच करेगा उस लाइगेंड चैनल के साथ, सोडियम आयन की एंट्री होगी अंदर, ठीक है, एंट्री हुई। अभी एंट्री होने से पहले हमारे पास सारा कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट में था। मतलब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ए बी और सी। ए बी और सी में डिवाइड किया। ए बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, बी साइट भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सी साइट भी, मतलब ए बी और सी तीनों -70 मिलीवोल्ट पे थे। जैसे ही स्टिमुलस आया, सोडियम आयन की एंट्री हुई, वो -70 से -55 पे चेंज हो गया। जैसे ही उसको -55 मिलीवोल्ट मतलब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिला, क्या हुआ, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। ओपन होने के बाद जैसे ही सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, वो ए साइट पे माइनस चार्ज जो पहले अंदर की तरफ था अब वो बाहर की तरफ हो जाएगा और सोडियम आयन अंदर आने की वजह से अंदर की तरफ प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, जिसको हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। पहले पोलराइज्ड थी, अब ए साइट डीपोलराइज्ड हो चुकी है। बाकी बी और सी साइट जो है वो अभी भी पोलराइज्ड स्टेट में है। तो होगा क्या, अब जो ए साइट डीपोलराइज्ड हुई है वो अब बी साइट जो है उसके लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करेगी। अब हमें बी साइट के लिए कोई बाहर से एक्स्ट्रा स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है। वही ए साइट वाला जो चेंज हुआ है पोटेंशियल, वो बी साइट के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। कैसे करेगा वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देख। ए साइट बी साइट के लिए कैसे स्टिमुलस की तरह काम करता है, ए साइट का जो इनर मेम्ब्रेन पे प्लस चार्ज है वो बी साइट के माइनस चार्ज के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ऐसे ही जो बी साइट का बाहर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज था वो ए साइट के बाहर वाली साइड नेगेटिव चार्ज के साथ रिप्लेस हो गया। सिमिलरली पूरी जो मेम्ब्रेन है वो अपना चार्ज एक्सचेंज कर लेगी और ए साइड जो है वो रिपोलराइज हो जाएगी और बी साइड जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे। पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज जो है वो और ज़्यादा होता रहेगा। जो मैंने बताया था कि जो पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है वो लेट क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से -70 से भी ज़्यादा -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। ऐसे ही बी और सी में एक्सचेंज होगा। द कंडक्शन जो है नर्व इम्पल्स की वो बी से सी की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी और फिर सी जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा और बी जो है वो रिपोलराइज हो जाएगा। ऐसे ही हमारी नर्व इंडक्शन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक चलती है। ये था
कैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।